Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management, and today we are going to study about the relays applications and its characteristics. ओवर करंट रिले। सबसे पहले ओवर करंट रिले के बारे में हम पढ़ेंगे। ओवर करंट रिले क्या होती है? द ओवर करंट रिले ऑपरेट्स व्हेन द करंट इन द सर्किट एक्सीड्स अ सर्टेन प्रीसेट वैल्यू. The induction type non-directional overcurrent relay has a construction similar to a watt-hour meter with slight modification. ओवर करंट रिले जैसे नाम से पता चल रहा है कि हर सर्किट की एक स्पेसिफाइड करंट वैल्यू होती है, एक रेटेड वैल्यू होती है करंट की. ओवर करंट रिले मेरी तब ऑपरेट करती है जब वो रेटेड करंट की वैल्यू एक्सीड हो जाती है. एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि करंट की वैल्यू कब इंक्रीज़ होती है, जब सिस्टम में फॉल्ट अकर होता है. तो उस कंडीशन में जो फॉल्ट करंट है उसकी वैल्यू रेटेड करंट से 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है. उस कंडीशन में मेरी ओवर करंट रिले ऑपरेट करती है. द ओवर करंट रिले ऑपरेट्स व्हेन द करंट इन द सर्किट एक्सीड्स अ सर्टेन प्रीसेट वैल्यू. अब जो ओवर करंट रिले की कंस्ट्रक्शन होती है वो सिमिलर होती है वॉट आर मीटर टाइप में विथ स्लाइट मॉडिफिकेशंस के साथ में. इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. इसमें 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं. द अपर ई शेप वाइल द लोअर इज़ यू शेप. जो ऊपर वाली मैग्नेट होती है वो ई शेप में होती है, जो लोअर मैग्नेट होती है वो यू शेप में होती है. द एल्यूमिनियम साइड डिस्क इज़ फ्री टू रोटेट बिटवीन द 2 मैग्नेट्स. इसमें हम एक एल्यूमिनियम डिस्क यूज़ करते हैं विच इज़ फ्री टू रोटेट बिटवीन द 2 मैग्नेट्स. द स्पिंडल ऑफ द डिस्क कैरीज मूविंग कॉन्टैक्ट्स एंड द डिस्क रोटेट्स. अब जो द स्पिंडल ऑफ द डिस्क होता है वो मूविंग कॉन्टैक्ट्स कैरी करता है, जिसकी वजह से जो मेरी डिस्क है वो रोटेट करती है. द मूविंग कॉन्टैक्ट्स कम इन द कॉन्टैक्ट विद द फिक्स कॉन्टैक्ट्स विच आर द टर्मिनल्स ऑफ द स्ट्रिप सर्किट. अब जो मूविंग कॉन्टैक्ट्स हैं जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं फिक्स कॉन्टैक्ट के, फिक्स कॉन्टैक्ट्स मेरे कहाँ पे हैं? ट्रिप सर्किट के जो टर्मिनल्स हैं वहाँ पे मैंने अपने फिक्स कॉन्टैक्ट्स लगा रखे हैं. तो जब मेरे मूविंग कॉन्टैक्ट्स उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, मूविंग कॉन्टैक्ट्स फिक्स कॉन्टैक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आएंगे, ठीक है, उनके पास में आएंगे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अट्रैक्ट करने की वजह से क्या है कि जो मेरा स्पिंडल है वो मेरा रोटेट करेगा, जिसकी वजह से जो मेरी डिस्क है वो रोटेट करेगी. द अपर मैग्नेट हैज़ 2 वाइंडिंग्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. The primary is connected to the secondary of the current transformer on the line to be protected. The winding is tapped at intervals. The tappings are connected to plug setting bridge. अपर मैग्नेट की 2 वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी. जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो करंट ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होती है. With the help of this bridge, number of turns of primary winding can be adjusted. अब उसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग मेरी नंबर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होती है वहाँ पे मैंने नंबर ऑफ टैपिंग्स की हुई है, जिसकी वजह से मैं अपनी प्राइमरी वाइंडिंग को एडजस्ट कर सकती हूँ. आई होप टैपिंग का मतलब पता है कि टैपिंग में हम एक ही वाइंडिंग को प्राइमरी और सेकेंडरी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पे टैपिंग का मतलब क्या है कि मुझे जितनी की ज़रूरत है, जितनी वोल्टेज मुझे रिक्वायर्ड है उस हिसाब से मैं यहाँ पे टैपिंग करूँगी. तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग इस एडजस्टमेंट की हेल्प से मैं अपनी प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को एडजस्ट कर सकती हूँ. दस द डिज़ायर्ड करंट सेटिंग फॉर द रिले कैन बी ऑब्टेन्ड. अगर मैं वोल्टेज को उसकी को सेट कर दूंगी कि मुझे इतनी वोल्टेज पे काम करना है, उसके नंबर ऑफ़ टर्न्स को प्राइमरी वाइंडिंग को सेट कर दूंगी, तो इससे मैं अपने डिज़ायर्ड करंट को सेट कर सकती हूँ अपने सिस्टम में कि मुझे अपने सिस्टम में डिज़ायर्ड करंट की वैल्यू कितनी चाहिए. अब उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग कहाँ है? द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑन द सेंट्रल लिम्ब ऑफ द अपर मैग्नेट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द वाइंडिंग ऑन द लोअर मैग्नेट. प्राइमरी वाइंडिंग करंट ट्रांसफार्मर के साथ में कनेक्टेड थे जिस पे मैंने टैपिंग की हुई थी, और सेकेंडरी वाइंडिंग इसके सेंट्रल लिम्ब पे कनेक्टेड है. अपर मैग्नेट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद वाइंडिंग ऑन द लोअर मैग्नेट. दिस वाइंडिंग इज़ एनर्जाइज्ड बाय द इंडक्शन फ्रॉम प्राइमरी. अब ये वाइंडिंग मेरी एनर्जाइज्ड होती है बाय द इंडक्शन प्रोसेस फ्रॉम primary. By this arrangement of secondary winding, the leakage flux of the upper and lower magnets are sufficiently displayed in space and time to produce a rotational torque on the aluminium disc. अब इस अरेंजमेंट से क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग के जो लीकेज फ्लक्स है अपर एंड लोअर मैग्नेट का आर सफिशिएंटली डिस्प्लेस्ड इन स्पेस, वो ईजली विजुअल होगा, ठीक है, एंड टाइम टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल टॉर्क ऑन द एल्यूमिनियम डिस्क.
द कंट्रोल टॉर्क इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्पायरल स्प्रिंग। अब जो कंट्रोल टॉर्क प्रोवाइड की होती है इसमें बाय द स्पायरल स्प्रिंग। When the current exceeds its preset value, disk rotates and the moving contacts on spindle make connection with the trip circuit terminals। अब जैसे ही जो मेरे करंट की वैल्यू है वो अपनी प्रीसेट वैल्यू को एक्सीड करती है तो मेरी डिस्क रोटेट करती है और जो मेरे मूविंग कॉन्टैक्ट्स है स्पिंडल के वो मेरे फिक्स कॉन्टैक्ट्स के साथ में कनेक्शन मेंटेन करते हैं। फिक्स कॉन्टैक्ट्स मेरे कहाँ पे थे? ट्रिप सर्किट पे। ट्रिप सर्किट के साथ में जो मेरे फिक्स कॉन्टैक्ट्स थे जैसे ही प्रीसेट वैल्यू को एक्सीड करती है, मेरे करंट की प्रीसेट वैल्यू को एक्सीड होती है, ठीक है, तो मेरी जो डिस्क है वो रोटेट करना स्टार्ट कर जाती है और मेरे मूविंग कॉन्टैक्ट्स मेरे फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ में कनेक्शन मेंटेन करते हैं। अब इसका ऑपरेशन क्या है? द टॉर्क इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द इंडक्शन प्रिंसिपल। इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द इंडक्शन प्रिंसिपल। दिस टॉर्क इज़ अपोज्ड बाय रिस्ट्रेनिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्पायरल स्प्रिंग। अब इस टॉर्क को कौन अपोज करता है? रिस्ट्रेनिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्पायरल स्प्रिंग्स। अंडर नॉर्मल कंडीशन the restraining force is more than the driving force, hence disk remains stationary। नॉर्मल कंडीशन में जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है वो मेरी ज़्यादा होती है ड्राइविंग फोर्स से, तो जो मेरी डिस्क है वो मेरी स्टेशनरी कंडीशन में रहती है। फॉल्ट कंडीशन में क्या होता है? जब मेरे करंट की वैल्यू हाई हो जाती है और मेरी जो डिस्क है वो रोटेट करना चाहती है तो मेरा जो ट्रिप सर्किट है वो सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देता है, फॉल्टी पार्ट को हेल्दी सेक्शन से आइसोलेट कर देता है। तो इसकी ये कंस्ट्रक्शन है, मैंने बताया था इसमें 2 कॉइल्स होती हैं। जो मेरी अपर कॉइल है वो मेरी ई शेप में है, जो मेरी लोअर कॉइल है वो मेरी यू शेप में है, ठीक है। अब अपर कॉइल की मेरी 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। सो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो इसके करंट ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग को मैंने लिम्ब के साथ में, जो मेरी लोअर मैग्नेट है उसके लिम्ब के साथ में मैंने कनेक्ट किया हुआ है। अब इसमें बीच में एक एल्यूमिनियम डिस्क लगाई हुई है जो मेरी रोटेट करती है, ठीक है। सेकेंड वी हैव डिफरेंशियल रिले। सो आई होप ओवर करंट रिले समझ में आया होगा। ओवर करंट रिले मेरी वो रिले है जो मेरी काम करती है जब मेरे करंट की वैल्यू अपनी प्रीसेट वैल्यू को एक्सीड करती है, तो उस कंडीशन में जो उसमें एल्यूमिनियम डिस्क होती है वो रोटेट करती है, उसके साथ में जो मेरे मूविंग कॉन्टैक्ट्स हैं वो मेरे ट्रिप सर्किट के साथ में जो फिक्स कॉन्टैक्ट्स है उसके साथ में कनेक्शन मेंटेन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रिस्ट्रेनिंग फोर्स की वैल्यू मेरे नॉर्मल फोर्स से, ड्राइविंग फोर्स से कम हो जाती है और मेरी जो ओवर करंट रिले है वो ऑपरेट करती है। सेकेंड वी हैव डिफरेंशियल रिले। डिफरेंशियल रिले क्या है कि इन द ओवर करंट रिले अ करंट इज सेंस्ड बट सच रिलेज आर नॉट वेरी सेंसिटिव एज दीज रिलेज कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन हैवी लोड्स एंड माइनर फॉल्ट कंडीशंस। अब जो मेरी ओवर करंट रिलेज हैं वो मेरे ओवर करंट को सेंस तो कर लेती हैं बट वो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है कि हैवी लोड्स है या फिर माइनर फॉल्ट कंडीशन है। इन सब कंडीशंस में हम डिफरेंशियल रिलेज को यूज़ करते हैं। अ डिफरेंशियल रिले इज़ डिफाइंड एज द रिले दैट ऑपरेट्स व्हेन द फेजर डिफरेंस ऑफ 2 और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एक्सीड्स अ प्री डिटरमाइंड वैल्यू। दोबारा से रिपीट करती हूँ। अ डिफरेंशियल रिले इज़ डिफाइंड एज द रिले दैट ऑपरेट्स व्हेन द फेजर डिफरेंस, जब 2 या 2 से ज़्यादा सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का फेजर डिफरेंस अपनी प्रीसेट वैल्यू को एक्सीड करता है, प्री डिटरमाइंड वैल्यू को एक्सीड करता है, सो उस कंडीशन में मेरी डिफरेंशियल रिले ऑपरेट करती हैं, ठीक है। अब डिफरेंशियल रिले का क्या है कि डिफरेंशियल रिले जो मेरी ओवर करंट रिले होती है वो मेरे करंट को सेंस तो कर लेती है जब करंट अपनी प्रीसेट वैल्यू को एक्सीड करता है, बट वो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पाता कि करंट की जो फॉल्ट कंडीशन है वो माइनर है या फिर मेजर है। सो उस कंडीशन में हम डिफरेंशियल रिले को यूज़ करते हैं। अब डिफरेंशियल रिले कैसे काम करती है कि जब कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा सिमिलर क्वांटिटीज़ का फेज़र डिफरेंस अपनी प्रीसेट वैल्यू को एक्सीड करता है, सो उस कंडीशन में डिफरेंशियल रिले ऑपरेट करती हैं। डिफरेंशियल रिले अब मेरी 3 टाइप की हैं, करंट डिफरेंशियल रिले, बायस्ड बीम रिले और परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, वोल्टेज बैलेंस्ड डिफरेंशियल रिले। करंट डिफरेंशियल रिले। करंट डिफरेंशियल रिले मेरी क्या है कि
मोस्ट ऑफ द जो डिफरेंशियल रिलेज होती हैं उसमें मैं अपनी करंट डिफरेंशियल रिले ही यूज़ करती हूँ। अब कंसीडर करते हैं कि एक ओवर करंट रिले है जो मेरी सर्किट में कनेक्टेड है और वो मेरी काम करेगी एज करंट डिफरेंशियल रिले। इन माई प्रीवियस लेक्चर जब हम लोगों ने अपैरेटस प्रोटेक्शंस के बारे में पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ाया था। मेरी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सेम है मेरी करंट डिफरेंशियल रिले। जो मैं उसमें डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ करती थी वो मेरी यही होती है करंट डिफरेंशियल रिले। सो वो मेरी कैसे काम करती थी, उसमें मेरे 2 करंट ट्रांसफार्मर्स थे सेम रेटिंग के, जिसको मैंने आइदर साइड्स पे ट्रांसमिशन लाइन की कनेक्ट किया हुआ था और उसके बीच में मेरी डिवाइस थी जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना था। दोनों करंट ट्रांसफार्मर मेरी सेम रेटिंग के थे, उनकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स को मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ था और उनके थ्रू मेरा सेम करंट फ्लो कर रहा था। अब जो ये मेरी करंट डिफरेंशियल रिलेज होती हैं ये मेरे एक्सटर्नल फॉल्ट पे काम नहीं करती हैं, ये मेरी सिर्फ इंटरनल फॉल्ट्स पे ही काम करती हैं। अब ये काम कैसे करती हैं कि जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो इसकी कनेक्शन कैसे था कि जो करंट ट्रांसफार्मर की दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स थी वो सीरीज़ में कनेक्टेड थी ताकि उनके थ्रू सेम करंट फ्लो करे, और उन सेकेंडरी वाइंडिंग्स के थ्रू मैंने एक ऑपरेटिंग कॉइल लगाई हुई थी। अब वो ऑपरेटिंग कॉइल कैसे काम कर रही थी कि नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि जो करंट ट्रांसफार्मर है फर्स्ट और सेकंड ट्रांसफार्मर दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों के थ्रू सेम करंट फ्लो करेगा। तो जब सेम करंट फ्लो करेगा तो जो ऑपरेटिंग कॉइल के अक्रॉस जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो मेरी जो ऑपरेटिंग कॉइल है वो मेरी इनऑपरेटिव रहेगी, जो मेरी करंट डिफरेंशियल रिले है वो मेरी इनऑपरेटिव रहेगी। लेकिन जैसे ही मेरे सिस्टम में कोई भी फॉल्ट अकर होगा, ठीक है, तो फॉल्ट अकर कंडीशन में क्या होगा कि जब प्राइमरी के थ्रू फॉल्ट करंट फ्लो करेगा और जब वो सेकेंडरी में जाएगा, ठीक है, तो पहले वाले ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के अक्रॉस करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी और सेकेंडरी जो सेकंड ट्रांसफार्मर है उसके सेकेंडरी के थ्रू करंट की वैल्यू प्री डिटरमाइंड रहेगी, प्रीसेट वैल्यू रहेगी, जो उसकी रेटेड वैल्यू वो रहेगी। तो उस कंडीशन में क्या है कि जब करंट की वैल्यू एक ट्रांसफार्मर के अक्रॉस इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऑपरेटिंग कॉइल एक डिफरेंस को मेजर करेगी। अब जब ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू कोई करंट फ्लो करेगा, सिंपल में क्या था कि नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेटिंग करंट के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, ठीक है, क्योंकि I1 माइनस I2 मेरा क्या था, ज़ीरो था। दोनों ट्रांसफार्मर्स के अक्रॉस जो मेरे करंट की वैल्यू थी वो सेम थी, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या था, ज़ीरो था। और ऑपरेटिंग कॉइल मेरी सिर्फ तब जब काम करती है जब उसके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो करे, ठीक है। तो अगर दोनों ट्रांसफार्मर के अक्रॉस सेम करंट फ्लो कर रहा है तो ऑपरेटिंग कॉइल के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस क्या होगा दोनों करंट का, ज़ीरो, क्योंकि दोनों करंट की वैल्यू सेम होगी, आइडेंटिकल होगी, कोई भी फॉल्ट मेरे सिस्टम में नहीं है। लेकिन जैसे ही सिस्टम में फॉल्ट अकर होगा और प्राइमरी के थ्रू फॉल्ट करंट फ्लो करके सेकेंडरी में जाएगा तो एक डिफरेंस आएगा, क्योंकि मेरे पहले वाले करंट ट्रांसफार्मर की वैल्यू, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी रेटेड वैल्यू से और सेकेंडरी की नॉर्मल रहेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू एक करंट फ्लो करेगा, और जैसे ही ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू करंट फ्लो करेगा, ठीक है, या वो डिफरेंस मेजर करेगी कि दोनों करंट ट्रांसफार्मर्स की रेटेड वैल्यू में कुछ डिफरेंस आया है, करंट की वैल्यू में डिफरेंस आया है, तो मेरी ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट करेगी और मेरा जो करंट डिफरेंशियल रिले है वो ट्रिप कर जाएगा और वो ऑपरेट करेगा, मतलब वो अपना काम करेगा। So the two current transformers are used having same ratios are connected on the either sides of the section to be protected। दो करंट ट्रांसफार्मर है सेम रेटिंग के और जो इन डिवाइस है वो इनके बीच में कनेक्टेड है और इधर साइड्स पे ये कनेक्टेड है ट्रांसमिशन लाइन के। अब जो सेकेंडरीज है करंट ट्रांसफार्मर की वो सीरीज़ में कनेक्टेड है सो दैट जो करंट फ्लो करंट के थ्रू वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करें। अब जब एक करंट लिया है हमने आई, जब वो मेरे करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू फॉल्ट के थ्रू फ्लो करेगा तो वो एक्सटर्नल फॉल्ट की तरफ जाएगा। एज द करंट ट्रांसफार्मर्स आर आइडेंटिकल द सेकेंडरीज ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर विल कैरी इक्वल करंट। अब जो मेरे करंट ट्रांसफार्मर्स आइडेंटिकल है तो इनकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स के थ्रू इक्वल करंट फ्लो करेगा। ड्यू टू द कनेक्शन ऑफ द रिले नो करंट विल फ्लो थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल फॉर द रिले। जब दोनों करंट ट्रांसफार्मर्स के अक्रॉस सेम करंट फ्लो कर रहा है तो उस कंडीशन में मेरे ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और जो मेरी रिले है वो मेरी इनऑपरेटिव रहेगी, जिसकी वजह से जो मेरी रिले है वो मेरे एक्सटर्नल फॉल्ट पे काम नहीं करती है। अब इंटरनल फॉल्ट की कंडीशन में क्या होगा,
द करंट फ्लो थ्रू द फॉल्ट फ्रॉम द बोथ साइड्स, द सेकेंडरी करंट थ्रू करंट ट्रांसफॉर्मर्स आर नॉट इक्वल। जो सेकेंडरी करंट होगा मेरे दोनों ट्रांसफॉर्मर्स की कंडीशंस में वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द रिले कॉइल इज I1 + I2, द हाई करंट कॉजेज रिले टू ऑपरेट। अब जब करंट की वैल्यू हाई हो जाएगी फॉल्ट कंडीशन की वजह से, जिसकी वजह से मेरा जो रिले है वो मेरी ऑपरेट करेगी। दो करंट ट्रांसफॉर्मर्स हैं, इसके बीच में मैंने अपना जनरेटर लगाया हुआ है, ठीक है। डिफरेंशियल कॉइल है। अब I1 जब करंट ट्रांसफॉर्मर के थ्रू फ्लो करेगा फॉल्ट कंडीशन में, तो जब नॉर्मल कंडीशन थी तो I1 और I2 मेरे इक्वल होंगे, लेकिन फॉल्ट कंडीशन में क्या होगा कि I1 की वैल्यू I2 से ज़्यादा हो जाएगी और जो डिफरेंस होगा वो मेरी डिफरेंशियल रिले के थ्रू फ्लो करेगा। जब करंट की वैल्यू मतलब कोई भी करंट मेरा डिफरेंशियल रिले के थ्रू फ्लो करेगा तो उस कंडीशन में मेरी जो डिफरेंशियल कॉइल है वो मेरी ऑपरेट करेगी। और नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि I1 और I2 की वैल्यू सेम थी, इक्वल थी, तो I1 और I2 सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो जो डिफरेंशियल रिले के अकॉर्डिंग मेरा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, वहाँ पे जो मेरी डिफरेंशियल करंट की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। लेकिन फॉल्ट कंडीशन के थ्रू क्या होता है कि फॉल्ट करंट की वैल्यू मेरी डिफरेंशियल रिले के थ्रू फ्लो करती है, जिसकी वजह से मेरी जो डिफरेंशियल रिले है वो ऑपरेट करती है। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? द रिले इज़ लाइकली टू ऑपरेट इनएक्यूरेटली विद हैवी थ्रू करंट फ्लोज। अंडर हैवी करंट फ्लो पायलट केबल कैपेसिटेंस may cause inaccurate operation of the relay. Then we have distance relay. In the other relays, the operation of the relay is dependent on the magnitude of the current or voltage of the circuit. जो मेरी अदर रिलेज होती हैं उसमें जो मेरा ऑपरेशन होता है वो मेरा डिपेंड करता है करंट एंड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे। In distance relay, the operation is dependent on the ratio of the voltage and current, which is expressed in terms of impedance. ठीक है। अदर रिलेज में जो मेरा ऑपरेशन होता है रिलेज का वो मेरा डिपेंड करता है किस पे? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड वोल्टेज पे, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड वोल्टेज पे। बट डिस्टेंस रिले में जो मेरा ऑपरेशन होता है रिले का वो मेरा डिपेंड करता है रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट पे। रेशो ऑफ V/I, वोल्टेज और करंट का मेरा क्या होता है? इम्पिडेंस, ठीक है। तो in distance relay the operation is dependent on the ratio of voltage and current which is expressed in terms of impedance मतलब Z. Hence basically distance relays are called impedance relays. इसलिए हम distance relays को impedance relay भी बोल सकते हैं। The impedance is nothing but an electrical measure of distance along a transmission line. इम्पिडेंस रिले मेरी कुछ नहीं है बट एक इलेक्ट्रिकल मेजर ऑफ डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस है अलोंग अ ट्रांसमिशन लाइन। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये डिस्टेंस मेरा किस में होता है कि मैंने अपनी ऑपरेटिंग रिले कहाँ पे लगाई हुई है और जहाँ पे मेरा सिस्टम में फॉल्ट अकर हुआ है तो उन दोनों के बीच में मेरा डिस्टेंस क्या है, उस बेसिस पे मेरी डिस्टेंस रिले काम करती है, ठीक है। तो अभी तक डिस्टेंस रिले का ओवरव्यू क्या है कि मेरी जो नॉर्मल अदर रिलेज होती हैं वो मेरी काम करती हैं करंट एंड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे, बट जो मेरी डिस्टेंस रिले है वो मेरी ऑपरेट करती है, डिपेंडेंट करती है रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट पे। अब रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट V/I मेरा क्या होता है? इम्पिडेंस यानी कि Z, ठीक है। तो डिस्टेंस रिलेज को हम इम्पिडेंस रिलेज भी बोल सकते हैं। ये मेरा क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेजर ऑफ डिस्टेंस होता है अलोंग अ ट्रांसमिशन लाइन। The relay operates when the ratio of V/I, that is impedance, is less than a predetermined value. अब डिस्टेंस रिले या फिर इम्पिडेंस रिले मेरी कब काम करती है? जब V/I का जो मेरा रेशो है वो उसकी प्री डिटरमाइंड वैल्यू से कम हो जाता है, ठीक है। द रिले ऑपरेट्स व्हेन द रेशो ऑफ V/I, that is impedance, is less than its predetermined value. As the ratio V/I affects the performance of these relays, the relays are also called ratio relays. इन relays को हम डिस्टेंस रिलेज को हम रेशो रिलेज या फिर इम्पिडेंस रिले भी बोल सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रेशो ऑफ V/I देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्टेंस रिले। अब V/I के जो रेशो पे डिपेंड करती है मेरी रिलेज, ये मेरी 3 टाइप की हो सकती हैं। impedance relay which is based on the measure of impedance Z,
reactance relay which is based on the measurement of reactance X, admittance और MHO relay which is based on the measurement of component of admittance Y। अब V अपॉन में I का जो रेशो होता है इसके डिपेंड पे, ठीक है, मेरी जो डिस्टेंस रिलेज होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। इम्पिडेंस रिले, पहली इम्पिडेंस रिले जो मेरी डिपेंड करती है मेजरमेंट ऑफ Z पे। रिएक्टेंस रिलेज जो मेरी डिपेंड करती है मेजरमेंट ऑफ रिएक्टेंस पे। और एडमिटेंस और MHO रिले जो मेरी डिपेंड करती है मेजरमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ एडमिटेंस Y पे। In short, distance relay is one whose performance is based on the measurement of impedance, reactance और admittance। In short, distance relay मेरी वो रिले हैं जो मेरी डिपेंड करती हैं measurement of admittance, reactance and impedance। और ये रिलेज मेरी कब काम करती हैं, जब एडमिटेंस, रिएक्टेंस या फिर एडमिटेंस की वैल्यू उसकी प्री डिटरमाइंड वैल्यू से कम हो जाती हैं। ऑफ लाइन बिटवीन द लोकेशन ऑफ रिले एंड द पॉइंट वेयर द फॉल्ट अकर्स, ठीक है। और क्या कंडीशन होनी चाहिए इसकी कि जब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस रिले का मतलब क्या है कि डिस्टेंस कितना है जहाँ पे मेरी ट्रांसमिशन लाइन पे फॉल्ट अकर हुआ है और उसके साथ में जो मेरी रिले लगी हुई है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है रिले एंड बिटवीन द फॉल्ट पॉइंट, उस डिस्टेंस के बेसिस पे मेरी एडमिटेंस, रिएक्टेंस एंड एडमिटेंस की वैल्यू क्या है, ठीक है, उन कंडीशंस में मेरी डिस्टेंस रिले ऑपरेट करती है। नेक्स्ट वी हैव प्लेन इम्पिडेंस रिले। द इम्पिडेंस रिले वर्क्स कोरोस्पॉन्डिंग टू द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट आई ऑफ द सर्किट टू बी प्रोटेक्टेड। अब इम्पिडेंस रिले क्या थी कि इम्पिडेंस रिले मेरी काम करती थी V एंड I के रेशियो पे। There are 2 elements in this relay. The one produces a torque। अब इन रिलेज में मेरे 2 कंपोनेंट होते हैं। एक क्या करता है, one produces a torque proportional to the current while the other produces a torque proportional to the voltage। प्लेन इम्पिडेंस रिले में मेरे 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक मेरा टॉर्क प्रोड्यूस करता है जो कि मेरी प्रोपोर्शनल होती है टू द करंट के, और दूसरा मेरा टॉर्क प्रोड्यूस करता है जो मेरी प्रोपोर्शनल होती है टू द वोल्टेज के। द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एलिमेंट इज़ बैलेंस्ड अगेंस्ट टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द वोल्टेज एलिमेंट। अब जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है करंट एलिमेंट के अक्रॉस, ठीक है, वो मेरी बैलेंस होती है अगेंस्ट टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द वोल्टेज एलिमेंट। दस द करंट element produces operating torque, pickup torque which can be said to positive torque। अब जो करंट एलिमेंट के अक्रॉस मेरी टॉर्क प्रोड्यूस होती थी वो मेरी बैलेंस थी, जिसकी वजह से वो मेरी ऑपरेटिंग टॉर्क भी है, पिकअप टॉर्क है, मतलब वो मेरी स्टार्टिंग टॉर्क है। ऑपरेटिंग टॉर्क है वो मेरी इनिशियल टॉर्क है, वो मेरे सिस्टम को पिकअप देगी, ऑपरेटिंग टॉर्क है, और उसको हम पॉजिटिव टॉर्क भी बोलते हैं। द वोल्टेज एलिमेंट प्रोड्यूसेस रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। और जो वोल्टेज के अक्रॉस मेरी टॉर्क प्रोड्यूस हो रही थी वोल्टेज कंपोनेंट के अक्रॉस, ठीक है, वो मेरी क्या है, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क है, रीसेट टॉर्क है, विच कैन बी सेड नेगेटिव टॉर्क। सो दिस रिले इज वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले। सो इस रिले को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले। The current element is energized by current through current transformer। अब जो करंट एलिमेंट है इसमें उसको हम एनर्जाइज्ड करते हैं बाय द करंट ट्रांसफॉर्मर, और जो वोल्टेज एलिमेंट है उसको हम एनर्जाइज्ड करते हैं वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। द सेक्शन ए बी ऑफ द लाइन इज़ द प्रोटेक्टेड जोन। अब इस डायग्राम में जो सेक्शन है ए बी वो मेरा क्या है, प्रोटेक्टेड जोन। अब इसकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आई एंड वी के अक्रॉस हमने ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है। तो पॉजिटिव टॉर्क का जो मेरा रीज़न है वो मेरा पॉजिटिव टॉर्क ऑपरेटिंग रीज़न है। नॉन ऑपरेटिंग रीज़न क्या है मेरा, नेगेटिव टॉर्क। नॉन ऑपरेटिंग रीज़न मेरा वोल्टेज के अक्रॉस है, पॉजिटिव रीज़न मेरा करंट के अक्रॉस है, ठीक है। जो वोल्टेज के अक्रॉस मेरा नॉन ऑपरेटिंग रीज़न है, नेगेटिव टॉर्क है, वो मेरी रिस्ट्रेनिंग टॉर्क है, ठीक है। और जो
पॉजिटिव करंट के अक्रॉस मेरी ऑपरेटिंग टॉर्क है, पॉजिटिव टॉर्क है वो मेरी स्टार्टिंग टॉर्क है, पिकअप टॉर्क है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ नॉन डायरेक्शनल एंड कैपेबल फॉर फॉल्ट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पॉइंट वेयर रिले इज़ कनेक्टेड, हैंस इट फेल्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉल्ट। ये मेरी नॉन डायरेक्शनल है एंड इट कैन ऑपरेट फॉर फॉल्ट्स ऑन बोथ साइड, और ये मेरी रिले जहाँ पे लगी हुई है ये उसके बोथ साइड्स पे काम करती है, ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ द पॉइंट वेयर रिले इज़ कनेक्टेड, ठीक। और इसकी वजह से बोथ साइड्स में काम करती है, इसकी वजह से ये फेल हो जाती है टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द कि फॉल्ट मेरा इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। व्हेन फॉल्ट अकर्स एंड आर्क एग्जिस्ट, जब सिस्टम में फॉल्ट अकर होता है तो एक आर्क एग्जिस्ट होती है। द आर्क रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन फॉल्ट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ दिस रिले। अब जो आर्क स्ट्राइक होती है, आर्क एग्जिस्ट करती है मेरे सर्किट में, उसकी वजह से आर्क रेजिस्टेंस की वजह से जो मेरी परफॉर्मेंस है इस रिले की वो इफ़ेक्ट करती है। आई होप आप लोगों को प्लेन इम्पिडेंस रिले समझ में आई होगी। प्लेन इम्पिडेंस रिले में मेरे दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट मेरा वोल्टेज के अक्रॉस काम करता है, एक मेरा करंट के अक्रॉस काम करता है। और उसके बाद में जो करंट के अक्रॉस काम करता है उसमें मेरी ऑपरेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होती है, पॉजिटिव टॉर्क प्रोड्यूस होती है, पिकअप टॉर्क होती है। जो नेगेटिव, जो वोल्टेज के अक्रॉस काम करता है, जो वोल्टेज के अक्रॉस टॉर्क होती है वो मेरी नेगेटिव टॉर्क होती है, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क होती है, या फिर हम बोल सकते हैं रीसेट टॉर्क होती है। इसके दो डिसएडवांटेज होते हैं कि नॉन डायरेक्शनल होती है, और जहाँ पे मेरी रिले लगी हुई है ये उसके बोथ साइड्स पे काम करती है, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती है कि जो मेरा सिस्टम में फॉल्ट अकर हुआ है वो मेरा इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। जब फॉल्ट अकर होता है तो आर्क एग्जिस्ट करती है, और इस आर्क एग्जिस्ट की वजह से जो मेरी इसकी परफॉर्मेंस है प्लेन इम्पिडेंस रिले की वो इफ़ेक्ट होती है।